नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि ऐसा कुछ भी जो हमारे आसपास में है, वो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये याद रखना है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। उदाहरण के रूप में हमारे आसपास देखिएगा, बुक है, पेन है, तारे हैं, सूर्य हैं, हवा है, ग्रह हैं, पानी है इत्यादि। ये सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। बृहद रूप पे अगर इसका डेफिनेशंस को जानने का प्रयास करेंगे तो जो रुकावट डाल सके, जो अवरोध डाल सके, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ इतना जान लेने के बाद अब देखते हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है। पहला इसका जो नेचर है वो क्या है? पदार्थ के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और तीसरा इसका नेचर है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इन सब के बारे में अभी समझेंगे कि करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पदार्थ के गुण के हिसाब से सबसे पहला जो है हमारा जो नेचर है, इसमें मैंने पढ़ा कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके बीच में जो है ना रिक्त स्थान होता है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्लास में पानी ले लेते हैं और पानी को एक लेवल तक, जैसे यहाँ तक है वहाँ तक चिन्हित कर देते हैं। अब इसमें नमक या चीनी 2-3 चम्मच इसमें मिलाते हैं और उसको पूरा का पूरा इसमें मिक्स कर देते हैं, पूरा का पूरा घोल देते हैं। अब देखिए क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इसका लेवल जो यहाँ तक अंकित किया था हमने, क्या उसका लेवल अप हुआ है, क्या लेवल उसका बढ़ा है कि उतना ही है? तो आप देखिएगा कि इसके लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब इसके लेवल में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कहना था यहाँ पर कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो उसी रिक्त स्थान में हमारा क्या घुल गया? यह नमक या चीनी जो भी हमने घोला वो रिक्त स्थान को भर दिया वो, और इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। साधारण रूप में हम जानते हैं कि कहीं पर कुछ पदार्थ डाला हुआ है, एक्स्ट्रा में कुछ पदार्थ डालेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? उसका जो लेवल था वो नहीं बढ़ा। यहाँ पर जो लेवल किया हुआ था वही लेवल रह गया। अब देखते हैं कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वो किस हिसाब से होता है। तो ठोस के बीच जो है रिक्त स्थान जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। सबसे कम कहाँ होता है? ठोस में। हाँ, ठोस में सबसे कम होता है। ठोस की कंपेयर में यदि द्रव में बात किया जाए तो अधिक होता है। द्रव में क्या होता है? अधिक होता है। और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होते हैं, इसीलिए गैस में जो है ना आसानी से दूसरा पदार्थ हिलमिल जाता है, घुल जाता है आसानी से, ठीक है। सबसे अधिक रिक्त स्थान कहाँ रहते हैं? गैस में रहते हैं, उनके कणों के बीच में। आगे देखते हैं। आगे है कि पदार्थ के गुणधर्म में अगला कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं? तो इसमें बताया गया है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से, अगर आप तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ने से जो है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा से जो है उसकी निरंतरता बढ़ते जाती है। किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? यदि आप ताप बढ़ाओगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी? और तेज हो जाएगी। उसमें गतिज ऊर्जा जो होगी उसकी क्या होगी? और तेज हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि गतिज ऊर्जा होती है, इसका कैसे प्रमाण मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास में जो है हम लोग पानी लेते हैं, स्वच्छ पानी लेते हैं और उस पानी को टेबल पर रख देते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा बहुत भी गति हो, ऐसा हिलता हुआ ना हो, वो स्थिर छोड़ देते हैं। अब ड्रॉपर के माध्यम से, कोई एक ड्रॉपर लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसमें कोई ऐसा कलर
मतलब जैसे कि नीला आप लाल मान लो, तो कोई कलर जो है ना वो लाल रंग का कलर जो है इसमें ड्रॉपर के माध्यम से डालते हैं। जब ड्रॉपर के माध्यम से इसमें लाल कलर डालते हैं तो देखते हैं कि ये धीरे धीरे पहले ऊपर के सरफेस पर रहता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चारों तरफ इसमें जो है ना मिल जाता है, पूरे का पूरे घुल जाता है। थोड़ी देर के बाद एक घंटे के बाद देखते हैं हम लोग उसे मिलाते नहीं हैं, बल्कि ऑटोमेटिक वो क्या करने लगता है, अपने आप घुल जाता है। जब ऐसा होता है, कलर घुल जाता है, तो कणों के बीच यहाँ पर क्या पता चला कि कणों के बीच जो है ना वो गतिज ऊर्जा है, तभी तो इसमें कलर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। तभी तो इसमें कलर्स जो है क्या कर रहे हैं, घुल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे अधिक गति किस में होगा भाई, तो सबसे कम ठोस में होता है। सबसे कम कहाँ होता है, ठोस में होता है। सबसे कम जो है ना ये ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में जो है उसके कंपेयर में, ठोस के कंपेयर में द्रव में थोड़ा सा अधिक होता है, मध्यम होता है, मीडियम में चलता है। और सबसे अधिक जो गति होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस में होती है, गैसों में होती है। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा क्या होती है, गैसों में होती है, क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अगला इसका पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो कणों के बीच में इसमें बोला गया था कि आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। तो इसे किस प्रकार से समझेंगे, तो हमारे आसपास में जो नल है उसके पास जाएंगे, और नल के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे कि नल के पास गए, और जाने के बाद ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग में नल को खोलेंगे, और ये वाले भाग में क्या करते हैं, उंगली वहाँ पर रख देते हैं। जब हम लोग उंगली रखते हैं तो देखिए ये पानी का जो बहाव है वो दो भागों में बट जाता है, इस भाग में भी और इस भाग में भी, दो भागों में बट गया। यहाँ पर हमारी जो उंगली है वो तो यहाँ पर है, और पानी का जो भाग है वो दो भाग अलग अलग भागों में क्या हो गया है, बट गया है। ठीक है, तो इधर भी आ गए हैं और इधर भी आ गए हैं। अब देखते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों फिर से वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर से मिल करके बहने लगते हैं। देखिए आप एक बार तो आपने सेपरेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, लेकिन फिर क्या हो गया, वो मिल गया। तो कणों के बीच जो आकर्षण होता है, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण होता है, वो इससे पता चल गया कि कणों के बीच में जो है वो आकर्षण होता है। सबसे अधिक यहाँ पर क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण किस में होता है, ठोस में होता है। उससे मध्यम जो है वो किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम जो है वो आकर्षण किस में होता है, तो सबसे कम होता है गैस में। सबसे कम गैस में होता है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है, गैसों में सबसे अधिक होती है। कणों के बीच में गैसों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं आगे की पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, कुल मिलाकर के पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 5 है। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 5 है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था के बारे में जो है वीडियो बनाया है मैंने। उसमें मैंने ये दोनों अवस्थाएं कैसी होती है उसके बारे में कुछ हद तक बताने का प्रयास किया है। आप हो सके तो चैनल पर विज़िट करके वहाँ पर से आप इसके बारे में जान सकते हो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्लास 9 में हम लोग ठोस, द्रव, गैस, और आपको क्लास 8 में भी ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठोस क्या होता है भाई, इसके बारे में समझते हैं। तो ठोस जो होता है वह निश्चित आकार में होता है। देखिए ये बुक है या पत्थर का टुकड़ा है, ये सभी क्या होते हैं, एक निश्चित शेप में रहते हैं, निश्चित आकार में रहते हैं। ठीक है, उसकी बीमाएँ भी निश्चित होती है। बीमाओं का मतलब उसका कोण, जैसे मान लो चकुट्ठा है तो उसका कोण निर्धारित है भाई कि ऐसा है तो इसी शेप में रहेगा। ये नहीं कि उसके कोण जो है ना बीमाएँ अलग अलग होने लगेंगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि ये
कठोर होते हैं। जितने भी ठोस होते हैं वो क्या होंगे, कठोर तो होंगे ही। इसे असंपीड्य होता है ये, मतलब कि इसको अगर दबाइएगा तो ये क्या होगा, दबेगा नहीं, ये दबने वाला नहीं है, ये दबता नहीं है। ठोस जो है ना वो असंपीड्य होता है। इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। जैसा कि आयतन का कहने का मतलब जिस शेप में ये है, अगर आप उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से माप करके देखोगे तो उसका हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब अगला आता है कि जैसे कि उदाहरण में मेज है, ईंटा है, पत्थर है, मैंने बताया भी कि ये सभी किस में आता है, ठोस में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि द्रव के बारे में। तो द्रव जो है वो उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो एक गिलास में आप पानी रखिए, बॉटल में पानी रख दो या किसी और चीज़ में पानी रख दो, तो देखिए होइएगा कि उसका जो शेप है वो हमेशा क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। जिस चीज़ में लोटा में रख दिया तो लोटा के जैसा हो गया, ठीक है। तो जिस वस्तु में रख दोगे आप उसी आकार का हो जाएगा। पानी नीचे रख दो, सरफेस पे बहने लगेगा। अब अनिश्चित बीमाएँ होती है भाई, उसकी लंबाई चौड़ाई है नहीं तो उसकी बीमाएँ जो है ना वो निश्चित रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बहाव। उसमें क्या होता है, वो फ्लो कर सकता है। द्रव क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, बह सकता है, जानते ही हैं। कम संपीड्यता वाला नेचर होता है। संपीड्य ये कम होता है, यानी कि इसको अगर दबाव इस पर डालेंगे तो थोड़ा बहुत संपीड़ित तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये संपीड़ित नहीं हो सकता है। निश्चित आयतन होता है, आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन कहने का मतलब इसका वॉल्यूम जो हम लोग मेज़र करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ में रख दें, तो वहाँ पर ये इसका आयतन जो है ना वो फिक्स रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल में है, दूध है, दही है, पानी है, दही तो नहीं, हाँ दूध है, पानी है, तेल है, इस तरह से, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं कि अगला क्या कहता है, मतलब गैस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ देखिएगा गैस जो होता है उसका अनिश्चित आकार होता है। आप भी जानते हो, रूम के कमरे में रख दिए कुछ गैस उत्पन्न हो रहा है तो वो अलग अलग शेप में अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। बीमाएँ भी इसकी निश्चित नहीं होती हैं। बीमाएँ भी ये बह सकता है और अधिक संपीड़ित हो सकता है। अधिक संपीड़ित का मतलब इसको दबाव डाल करके संपीड़ित किया जा सकता है। इसका उदाहरण के रूप में एलपीजी गैस सिलेंडर जो आपके घरों में आता है, वो संपीड़ित करके उसमें लिक्विडफाइड रूप में रख देता है। गैस ही है लेकिन उसको लिक्विड रूप में रख देता है। अब अगला है, इसका जो आयतन होता है वह भी अनिश्चित होता है। आयतन इसका अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें फैलाव होता है, फैल सकता है, आसानी से फिक्स नहीं रहता है। तो इसके आयतन भी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी गैस के उदाहरण है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कब होता है। देखिए जैसे कि पदार्थ हैं हमारे पास में, लेकिन इसके अवस्थाओं में परिवर्तन होगा कैसे। तो आप इसके अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं भाई, तापमान में परिवर्तन करिएगा तो इसके अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा हम लोगों ने लिया, वो है ठोस अवस्था में। अब उसे आप क्या कर देते हो, थोड़ा गर्म कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, तापमान जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वो किस रूप में आ जाता है भाई, वो आ जाता है द्रव के रूप में। वो किस रूप में आ गया, द्रव के रूप में। और टेम्परेचर डाल देंगे और ताप को बढ़ा दीजिएगा। ताप को क्या कर रहे हैं, और बढ़ा देंगे तो वो किस रूप में आ जाएगा, गैस की अवस्था में आ जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो पहले क्या था ये, पहले ये था किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। बर्फ़ जो है वो ठोस अवस्था में था, फिर द्रव अवस्था में आया। अब ताप बढ़ा दिए थे इसका, फिर आपने और गर्म कर दिया तो ये गैस अवस्था में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कहता है कि दाब में भी परिवर्तन करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन होता है। दाब में परिवर्तन इसे किस प्रकार से समझेंगे, देखिए यदि आप गैस को दबाते हो तो वह किस रूप में हो जाता है, ठोस के रूप में हो जाता है। वह किस रूप में, सॉरी, गैस को अगर आप दबाओगे, ज़्यादा अगर गैस को दबा दिए तो वो द्रव अवस्था में पहले आएगा। वो किस रूप में आएगा, पहले द्रव अवस्था में आ जाएगा। जैसे कि LPG, ठीक है, LPG की अवस्था में, LPG जो है ना वो द्रव अवस्था में है, गैसीय अवस्था में रहता है। उसको आप दबा करके, यहाँ पर देखिए इसमें ब्यूटेन लाइटर है, इसमें ब्यूटेन गैस भरा हुआ है। तो दाब में परिवर्तन करके गैसीय अवस्था में इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है।
गैसीय अवस्था से द्रवावस्था में इसको बदल दिया गया है। अब देखते हैं कि द्रव अवस्था से किसको, तो कोई एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि द्रव अवस्था से गैस वाला द्रव अवस्था में कैसे बदल जाएगा। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, CO2। ठोस कार्बन भी होते हैं जिसे सूखी बर्फ़ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सूखी बर्फ़ कहते हैं। इसे गैस अवस्था में टेम्परेचर कम कर दिया गया, दाब अधिक बढ़ा दिया गया, द्रव अवस्था में आया, द्रव अवस्था से सीधे वो किस में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। तो ठोस अवस्था में जब आया तो दाब बढ़ाने से ही आ रहा है यहाँ पर, तो दाब बढ़ा कर के भी आप क्या कर सकते हो, अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो पदार्थ के। अब आगे देखते हैं ताप में परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं। कोई भी वस्तु है, इसके ताप में जो परिवर्तन करेंगे उसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें जो फैक्ट्स आते हैं वो आता है क्वथनांक बिंदु। क्या होता है, क्वथनांक बिंदु। इससे पहले हम लोग एक इसमें और एक पॉइंट आता है जमनांक। ठीक है, ताप को यदि किसी वस्तु के ताप को घटा देते हैं, किसी वस्तु के ताप को घटा देते, जैसे कि मान लो कि पानी है, इसका ताप को आप घटा दोगे तो वो क्या रहेगा, जमने लगेगा। तो जल का जो जमनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमने लगता है। तो जमनांक जो है वो उसका क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर पूछेगा जमनांक बिंदु क्या होता है पानी का, तो आप बता सकते हो वहाँ पर। अब वही यहाँ पर है हमारा क्या, यहाँ पर है हमारा कि कोई भी वस्तु का क्वथनांक क्या होता है। तो द्रव अवस्था में यदि कोई वस्तु है, उसको यदि उसमें यदि आप क्या करते हो तो उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसका तापमान को बढ़ाते हैं। तो तापमान यदि बढ़ा दिए वस्तु का, ठीक है, किसी द्रव का वह तापमान जिस ताप पर वो क्या करता है, अपनी द्रव की अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस बिंदु को हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है वो कौन सी अवस्था को छोड़ देता है भाई, द्रव की अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, उबलने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। उसी तरह से जमनांक बिंदु, एक टॉपिक छूट गया था। जमनांक बिंदु क्या होता है कि जब कोई वस्तु को आप वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वह वस्तु जमना आरंभ करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग जमनांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम को क्वथनांक पर जैसे ही गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो 1 केजी द्रव्यमान वाला 1 केजी द्रव्यमान का द्रव को आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और वह क्वथनांक पर आ जाता है, और उस समय एट ए टाइम क्वथनांक पर रहता है, लेकिन वो गैसीय अवस्था में बदल नहीं रहा होता है। उस समय जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को एक और बात हम समझ लेते हैं, इसके लिए क्वथनांक पर जाना कोई आवश्यक भी नहीं है। आप देखिएगा वाष्पीकरण की घटना किसी भी तापमान पर होने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई सरफेस पर पानी रख दो, वो धीरे धीरे क्या होगा, पानी वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा होती है जिस ताप पर वो वाष्पीकृत होने लगता है। तो यहाँ पर ताप बढ़ाकर उसको वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं फटाफट से। आगे चलते हैं। आगे है कि तापमान में परिवर्तन करेंगे तो ऊर्ध्वपातन भी होता है। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊर्ध्वपातन, पहले किसको कहते हैं वो समझते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन किए कोई ठोस पदार्थ यदि सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कोई पदार्थ है जो द्रव अवस्था में नहीं आता है, वो सीधे किस अवस्था में आ जाता है, वो द्रव अवस्था में नहीं आता, ठोस अवस्था में पहले से है, और ठोस अवस्था से सीधे वो किस अवस्था में आ जाता है, गैस के अवस्था में आ जाता है। तो ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो बोला गया यहाँ पर कि कोई पदार्थ जो किस अवस्था में है भाई, ठोस अवस्था में, वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में यदि परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन में गैस निक्षेपण द्वारा गैस को सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसका रिवर्स जो है ना वो क्या है, निक्षेपण जो है वो क्या है,
गैस को सीधे ठोस में बदलने की जो प्रक्रिया है जस्ट इसका रिवर्स जो है ना वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें किसका किसका भाई, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेप्थलीन। आप कपूर को जलाते हुए, सबसे नॉर्मल है कपूर, कपूर को आप यूं ही छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे तो वो धीरे धीरे उड़ जाएगा कपूर। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है भाई, सीधे ठोस अवस्था से किस अवस्था में चला जा रहा है, गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, ऊर्ध्वपातन कहला रही है। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, ऊर्ध्वपातन कहला रही है। यहाँ पर देखिए हल्का सा हीट दिया, ठोस अवस्था में था, ये सीधे गैसीय अवस्था में यहाँ पर क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़े, इसमें से 3 अवस्थाओं के बारे में मूल रूप से पढ़े। आप ध्यान से देखिएगा, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था। यदि ठोस से द्रव में बदलेगा, संगलन होगा। क्या होगा, गलनांक होगा, उसमें क्या होगा, गलनांक होगा, संगलन होगा। यदि द्रव से ठोस में बदलने लगेगा तो जमनांक होगा, जमेगा। क्या होगा, जमेगा। यहाँ इधर गया तो गलनांक, टेम्परेचर बढ़ा दिए या किसी भी कारण से। यदि द्रव से गैस में बदल गया तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, और यदि गैस से क्या हो गया, द्रव में बदल गया, उसे संघनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, उसे संघनन कहते हैं। ठीक है, किससे भाई, गैस से द्रव में बदल गया तो। अब गैस और ठोस 2 चीज़ है। अब गैस में यदि है और वह ठोस में बदल गया तो उसे निक्षेपण कहेंगे। गैस में यदि है और किस में बदल गया, ठोस में बदल गया तो उसे निक्षेपण कहेंगे। और ठोस में पहले से है, बताया ही अभी तुरंत कि ठोस में पहले से है और वो किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे भाई, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी पूर्वक जो है वो इस बातों को समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या होता है। इसको 1 बार 2 बार रिवीजन करिएगा, बुक को पढ़िएगा, आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि जब दाब में परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है भाई। यदि याद रखेंगे कि दाब का मान को यदि आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो। ताप घटाने पर सिलेंडर में लेकर के यदि किसी ताप घटा करके आप सिलेंडर में किसी गैस को संपीड़ित करेंगे तो उनके कणों के बीच जो है ना क्या होगा, दूरियां कम हो जाएगी। दूरियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दाब में परिवर्तन कर रहे हैं, दाब आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दाब को कम किया तो इनके बीच जो है ना गैपिंग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और दाब को बढ़ाया तो थोड़ा और गैप जो है ना वो कम हो गया। यहाँ पर जो है ना और प्रेशर कर दिया तो यहाँ पर देखिएगा कि और दाब, जैसे ही प्रेशर को यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया तो दाब जो है ना उसको और कम कर दिया गया। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम